नॉर्थ कोरिया में अब भारत के एक्शन से चाइना, रूस और अमेरिका दोनों ही हैरान हैं। जानेंगे आखिरकार क्या किया है भारत ने। वहीं दक्षिण कोरिया का भी एक बड़ा निर्णय देखने को मिल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने हाल ही में प्योंगयांग, उत्तर कोरिया में अपने दूतावास को फिर से खोलने का फैसला किया, जो 3 साल से अधिक समय तक बंद रहा था। यह निर्णय कोविड महामारी के कारण साल 2021 में दूतावास बंद होने के बाद लिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसके पीछे 3 प्रमुख कारण। सबसे पहली चीज है परमाणु प्रसार और राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत का ये कदम उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों पर नजर रखने की रणनीति का हिस्सा है। विशेष रूप से उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच मिसाइल तकनीक के संभावित हस्तांतरण से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। अभिषेक शर्मा, नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहायक के अनुसार, उत्तर कोरिया की परमाणु और मिसाइल तकनीकों का पाकिस्तान को हस्तांतरण भारत के लिए चिंता का विषय है। उत्तर कोरिया का पूर्वोत्तर एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक प्रोफाइल बढ़ रहा है। हाल के सालों में उत्तर कोरिया ने रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, जिससे क्षेत्रीय गतिशीलता जटिल हो गई है। भारत जो क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनना चाहता है, प्योंगयांग में अपनी उपस्थिति के माध्यम से इन गतिशीलताओं पर नजर रखना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच नई बातचीत की संभावना है, खासकर कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर। भारत इस प्रक्रिया में एक तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, जैसा कि उसने ऐतिहासिक रूप से अपने गैर संरक्षित नीति के तहत किया है। भारत और उत्तर कोरिया के बीच राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित हुए थे, जो भारत की गैर संरक्षण नीति का हिस्सा था। इस नीति के तहत भारत ने उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों के साथ संबंध बनाए रखे, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा दी जा सके। कोरियाई युद्ध 1950-1953 के दौरान भारत ने एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने युद्ध के बाद शांति प्रक्रिया में योगदान दिया था, विशेष रूप से युद्धबंदियों की वापसी और तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग में माध्यम से। इस ऐतिहासिक उदाहरण से पता चलता है कि भारत ने पहले भी कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और संवाद को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में भारत ने कोरियाई युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में शांति स्थापना में मदद की थी। भारत ने दोनों पक्षों, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच संवाद को सुगम बनाने के लिए अपनी कूटनीतिक स्थिति का उपयोग। ये भारत की संवाद कूटनीति का एक उदाहरण है, जिसे अब प्योंगयांग में दूतावास फिर से खोलकर दोहराने की कोशिश की जा रही है। प्योंगयांग में दूतावास का फिर से खुलना भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ाना है। उत्तर कोरिया के साथ सीमित लेकिन रणनीतिक संबंध बनाए रखकर भारत ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दिया है, बल्कि चीन, रूस जैसे देशों के साथ उत्तर कोरिया के बढ़ते संबंधों पर नजर भी रख सकता है। इसके अलावा भारत का ये कदम उत्तर कोरिया के साथ उसके मजबूत संबंधों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। प्योंगयांग में दूतावास खोलना भारत की तटस्थता और संतुलित कूटनीति का प्रतीक है। साल 2024 में भारत के साथ साथ स्वीडन, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया जैसे देशों ने भी प्योंगयांग में अपने दूतावास फिर से खोले हैं, जो उत्तर कोरिया की कूटनीतिक अलगाव की अवधि के अंत का संकेत देता है। हाल के घटनाक्रम जैसे उत्तर कोरिया का रूस के साथ व्यापक संधि, दक्षिण कोरिया को शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित करना, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत का दूतावास इन घटनाक्रमों पर नजर रखने और संभावित शांति वार्ताओं में मध्यस्थता करने का एक मंच प्रदान करेगा। भारत ने उत्तर कोरिया को मानवीय सहायता जैसे खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है। उत्तर कोरियाई राजनयिकों और वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण भी दिया है। ये दोहरी नीति उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम की आलोचना करते हुए मानवीय सहायता प्रदान करना भारत की रणनीतिक संतुलन कला को दिखलाता है। प्योंगयांग में भारत का दूतावास फिर से खुलना एक रणनीतिक कदम है, जो भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति में बढ़ती महत्वाकांक्षा को भी दिखलाता है। अब भारत ने यहाँ अपने राजदूत की तैनाती करके एकदम से साफ कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, बहुत लोग आश्चर्य करेंगे कि भारत ऐसे फैसले क्यों ले रहा है। तो यहाँ पर कारण क्या है? भारत ने हाल ही में इजराइल ईरान संघर्ष को लेकर
संघाई सहयोग संगठन के बयान से दूरी बनाई, जिसमें इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की गई थी। ये कदम भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति को दिखलाता है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक गतिशीलता में अपनी रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करता है। आपको बता दूं, अब भारत ने ये दिखला दिया है कि वो स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाह रहा है। इजराइल के साथ मजबूत संबंध है, लेकिन ईरान के साथ रणनीतिक साझेदारी को ही बनाए रखना चाहता है। इजराइल के साथ संबंधों को ज्यादा अच्छा रखना चाहता है। चीन और रूस के साथ मतभेद यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया। भारत वैसे ये पहली बार नहीं है, भारत ने पहले भी तटस्थ नीति अपनाई थी। 1956 का स्वेज नहर संकट था। इस संकट के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, जिसके जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। भारत के उस समय के नेहरू ने इस हमले की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से शांति वार्ता को बढ़ावा दिया। भारत ने इस संकट में मिस्र का समर्थन किया, लेकिन साथ ही पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा, जिससे उसकी तटस्थता और मध्यस्थता की भूमिका स्पष्ट हुई। इसी तरीके से 1971 में भारत ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए सोवियत संघ के साथ संधि की, लेकिन पश्चिमी देशों के साथ भी कूटनीतिक संवाद बनाए रखा। ये ऐतिहासिक उदाहरण दिखलाता है कि भारत ने हमेशा क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, जो आज इजराइल ईरान संघर्ष में उसकी स्थिति में भी दिखाई देता है। अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पर भारत अपने किसी भी पक्ष में नहीं होने की चीज को सामने रख रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को क्यों बढ़ा रहा है? दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों के मिशन में संभावित बदलाव की चर्चा हो रही है। परंपरागत रूप से इन सैनिकों का ध्यान उत्तर कोरिया से होने वाले खतरे को रोकने, दक्षिण कोरिया की रक्षा करने पर रहा है। हालांकि अब ऐसी आशंका है कि ट्रंप प्रशासन इन सैनिकों की भूमिका को विस्तार देकर चीन के खिलाफ रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा की तरफ ले जा सकता है। अमेरिकी सैन्य रणनीति में बदलाव का एक प्रमुख कारण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति है। यूएसएफके के कमांडर जनरल जेवियर ब्रसन्स ने हाल ही में दक्षिण कोरिया को बीजिंग के सबसे नजदीकी सहयोगी के रूप में वर्णित किया। इसे जापान और मुख्य भूमि चीन के बीच तैरते एक स्थिर विमान वाहक पोत की तरह बताया। ये बयान दिखाता है कि अमेरिका अब दक्षिण कोरिया को केवल उत्तर कोरिया के खिलाफ नहीं, बल्कि चीन के खिलाफ भी एक रणनीतिक आधार के रूप में देख रहा है। यदि अमेरिका अपने सैनिकों का ध्यान उत्तर कोरिया से हटाकर चीन पर केंद्रित करता है, तो इससे उत्तर कोरिया, चीन और रूस के बीच एक मजबूत गठबंधन बनने का खतरा है। उत्तर कोरिया ने हाल के सालों में रूस के साथ अपने सैन्य और आर्थिक संबंधों को गहरा किया है और चीन पहले से ही उसका सबसे बड़ा समर्थक है। इस बदलाव से प्योंगयांग को ये प्रचार करने का मौका मिल सकता है कि अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीति उसके खिलाफ, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। सियोल में इस बदलाव को लेकर चिंता बढ़ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन दक्षिण कोरिया में तैनात 28,500 अमेरिकी सैनिकों में से 4,500 को गुआम और अन्य इंडो पैसिफिक स्थानों पर स्थानांतरित करने का विचार कर रहा है। इससे दक्षिण कोरिया को लगता है कि उसकी सुरक्षा कमजोर हो सकती है, खासकर जब उत्तर कोरिया रूस के समर्थन से अधिक साहसी हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में स्पष्ट किया है कि वो चाहते हैं दक्षिण कोरिया अपनी रक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी ले। उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति और विदेशों में सैन्य खर्च को कम करने की इच्छा इस बदलाव को प्रेरित करती है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारियों जैसे एल्ब्रिज कोल्बी का मानना है कि दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए, ताकि अमेरिका चीन पर ध्यान केंद्रित कर सके। तो यहाँ जिस तरीके से चल रहा है, उसे देखते हुए भारत का ये कदम बिल्कुल सही लग रहा है कि भारत किसी के ऊपर कम से कम निर्भर नहीं है और अपने फैसले भारत खुद ले रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।